हमने शाहू जी महाराज के ज़माने में भी लड़ाई लड़ी, हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में भी लड़ाई लड़ी, हमने बाबा साहब ने हम सब लोगों की लड़ाई अंग्रेज़ों के ज़माने में लड़ी और अंग्रेज़ों की सरकार चले जाने के बाद इस सरकार में भी लड़ी और हम आज भी लड़ रहे हैं। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ज़्यादातर हम लोग जो बैठे यहां पर एक खास उम्र के लोग बैठे और हम एक खास समय की पैदाइश हैं। तब दलितों का आंदोलन डेवलप हो रहा था, दलितों में जागरूकता थी, दलित लड़ रहे थे। हमारे बाद इस आंदोलन का क्या होने वाला है? क्या हमने कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंटलिटी बनाई है, कोई ऐसा मशीन बनाया है कि ये आंदोलन हमारे बाद भी चालू रहे? क्या हमने कोई ऐसा सिस्टम या कोई हमने ऐसी मशीनरी का निर्माण किया है? फॉर एग्जाम्पल, मैं नैकडोर का चेयरमैन हूं। क्या नैकडोर ऐसी कोई मशीनरी का निर्माण कर रहा है कि अशोक भारती अगर चला भी जाए तो नैकडोर का काम खत्म ना हो, नैकडोर का काम चलता रहे? क्या हमने उसके लिए लीडरशिप डेवलप की है? क्या हमने उसके लिए साधनों का इंतजाम किया है? क्या हमने उसके लिए पैसे का इंतजाम किया है? क्या हमने उसके लिए स्टाफ का इंतजाम किया है? हमारे आंदोलन दूध के उफान की तरह से खड़े होते हैं और जैसी छोटी सी बात पूरी होती है वो एकदम गिर जाते हैं। पानी की छींटे जैसे डालते हैं वैसे ही वो बैठ जाता है। मैं बड़े सम्मान के साथ मान्यवर कांशीराम जी का नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया, सरकार भी बनी। लेकिन क्या वजह है? उससे पहले हमारा दलित पैंथर का आंदोलन था, डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन था। क्या वजह है कि आज भी हम अपने आप को इतना खोया खोया, कमजोर, शक्तिहीन महसूस क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में हमने अपने समाज के आंदोलन को बरकरार रखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बाम से बना था, उसके कई हिस्से भी हैं, लेकिन क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि उसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म व्यक्ति के खत्म होने के साथ वो खत्म नहीं होगा? तीखे सवाल है, हमको सोचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे आंदोलन को इस बात की कोशिश करनी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इस देश में हम लोगों ने 2004 में लड़ाई लड़ी, एक दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 दिन की रैली की और उसके 10 दिन बाद सरकार ने मनरेगा का कानून बनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार उस कानून को लागू नहीं करना चाहती थी, कहती थी तो कांग्रेस का कानून है। तो हमने 22 जिलों में यात्रा निकाली। जब यात्रा निकाली तो सरकार को एक तो ये लगा शायद बसपा वाले लोग होंगे। हमारा तो बसपा से कुछ लेना देना नहीं था, बसपा वाले तो हमें वैसे ही पसंद नहीं करते, लेकिन हमें तो मनरेगा का कानून लागू करवाना था। कानून लागू हुआ। अब आप सोच के देखिए कि हमारे समाज के लोगों को मनरेगा का कानून बनने से पहले 30 रुपए की मजदूरी मिलती थी, एक दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती थी। आज गांव में जो मजदूरी है, आप सब लोग गांव देहात से जुड़े लोग हैं, आप जानते होंगे 300, 400, 500 रुपए से कम मजदूरी कहीं पर नहीं है। ये सब केवल मनरेगा कानून की वजह से हो पाया, क्योंकि खेतों में काम नहीं करेंगे, मनरेगा में काम कर लेंगे। लेकिन मैं जो दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, 60,000 करोड़ रुपया सरकार हर साल मनरेगा कानून में देती है। क्या शेड्यूल कास्टों ने इस 60,000 करोड़ रुपए का अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है, कोई मशीनरी बनाई है, कोई ट्रेड यूनियन बनाया है, कोई मजदूर यूनियन बनाई है? सोच के देखिए। अगर हम मशीनरी बनाएंगे नहीं तो हम फायदा कैसे उठाएंगे? तो एक बात जो मैं कह रहा हूं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, इंसाफ जो काम कर रहा है, इंसाफ की मशीनरी कैसे बने? केवल अमृतलाल जी या चंद्रबन राहुल जी या 5-7 लोग पार्ट टाइम काम ना करें,
वैसे तो अमृतलाल जी फुल टाइम से ज़्यादा काम करते हैं, चंद्रभानु फुल, लेकिन मैं व्यवस्था के तौर पे कह रहा हूं कि क्या इंसाफ किसी एक ऐसी व्यक्ति को रोजगार दे सकता, काम दे सकता है जो 24 घंटे अंबेडकरवाद को पढ़ने और लागू करने का काम करे? क्या उसके परिवार का इंतजाम कर सकता है? इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब लोग चाहें तो मिलकर कर सकते हैं। तो ये मशीनरी निर्माण की जो जिम्मेदारी है ये हमारे समाज की है और हमको समझना है। मैं दूसरा एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। ज़्यादातर यहाँ बहुत सारे अध्यापक आए थे और प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे ही हैं। मैं आपके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसरों के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं व्यवस्था जन्य सवाल उठा रहा हूँ। मैं व्यवस्था जन्य सवाल उठा रहा हूँ। व्यवस्था जन्य सवाल क्या है? ज़्यादातर गांव देहात में जो हमारे बच्चे होते हैं वो पहली जनरेशन में पढ़ने वाले होते हैं। मैं अपनी जनरेशन में पहली जनरेशन का पढ़ने वाला व्यक्ति था। मेरी सिस्टर थी, मेरे भाई थे, मेरे माता पिता, माँ 2 क्लास पढ़ी थी, पिताजी 4 क्लास पढ़े थे। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो गए। पहली बार जो जिसने कॉलेज में गया, जो 12वीं जिसने की। अब वो जो किताबें हैं वो किताबें तो 7 पुश्तों से पढ़ने वाले लोगों के लिए लिखी गई हैं, उनके हिसाब से लिखी गई हैं। जो सेकेंडरी में क्लासेज हैं, जो मिडिल क्लास में जो किताबें हैं, वो तो उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जिनके 7 पुश्तों से जो पढ़ते लिखते आ रहे हैं। इस नई जनरेशन के आदमी को, जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो कैसे समझेगा? 10 लाख से ज्यादा शेड्यूल कास्टों के टीचर हैं। क्या किसी टीचर ने यह सोचा कि हमारे फर्स्ट जनरेशन का बच्चा जब पढ़ने आता है तो इतिहास को पढ़ने में उसको क्या दिक्कत आती है, मैं उस इतिहास की किताब उसके लिए लिख दूं? क्या मैथमेटिक्स के टीचर ने यह बैठ के सोचा कि मैं उस बच्चे को डंडे तो मारता हूं, पर मैंने क्या उसने कभी सोचा कि यह बच्चा मैथमेटिक्स को आसानी से समझ पाए, जिसके घर में कोई शिक्षा का कोई पढ़ने और पढ़ाने वाला नहीं है, वो आसानी समझ पाए, फिजिक्स वाला ऐसा बन पाए? तो हमें समझना है कि ये व्यवस्था जो क्या हमने खड़ी की। हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। ये जो सोचने का काम है, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो हम गांव देहात के लोगों से कैसे उम्मीद करेंगे वे सोच पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अमृतलाल जी को पता होगा, वो बैंक में थे। 85,000 क्लास 1 ऑफिसर है बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे समाज के। 85,000। इतनी तो बैंकों की ब्रांचेस नहीं होंगी, मेरे ख्याल में इतनी होंगी ब्रांचेस भी। अमूमन हर ब्रांच में एक शेड्यूल कास्ट अफसर क्लास 1 ऑफिसर बैठा हुआ हर ब्रांच में। जिस समाज को बैंक की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको फाइनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, पूछना चाहता हूं, हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं, आपने कितने दलितों के हाथ पकड़ के उनको फाइनेंस करवाया, उनको लोन दिलवाया, उनको कर्जा दिलवाया? जरूर आपने, हमें समझना है इस बात को। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में रहने के बावजूद हम अपने समाज के लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री का फायदा नहीं दिला सकते, तो फिर आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में रहने का क्या फायदा है समाज को? यह हमें समझना है। ये जो कठोर सवाल है हमें पूछने अपने समाज से। ये हम कोई बाहर नहीं बैठे, हम अपने समाज से पूछने सवाल। हर समाज ने छोटे छोटे बैंक बनाए, थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। इतने सारे हमारे समाज के बैंकिंग इंडस्ट्री में करीब 2 लाख के करीब एम्प्लॉइज हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के। हम एक जिले में ऐसा बैंक नहीं बना सके जो ये कह सके कि फलां जिला दलितों की आर्थिक मुक्ति के रास्ता इसने बना दिया है। समझना। तो ये जो मैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। तो मैं ये कठोर सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अरे भाई अगर इसको शर्त बना दोगे अपने काम की तो जिंदगी भर दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जाति और वर्ण व्यवस्था के आगे नहीं जाओगे, इसका इतिहास, इसकी भूमिका, इसमें अगर लगे रहोगे तो दलित समाज आगे नहीं जा पाएगा। आपको इसको पांवों तले रौंद कर भविष्य के निर्माण के लिए जाना है। इतिहास में क्या हुआ इसकी बात मत सोचिए, भविष्य में क्या करने वाले हो, भविष्य में क्या निर्माण करने वाले हो, उसमें सोचो। इतिहास तो हम जानते हैं ना,
जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो पीड़ा से ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता। समाज पीड़ित है, आप भी उसको पीड़ा की कहानी सुना रहे हैं। उसको कुछ नया सपना दिखाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने सपना दिखाया ना, आजादी का सपना दिखाया, सामाजिक आर्थिक मुक्ति का सपना दिखाया। आप क्या दिखा रहे हैं? लोग सपनों से सीखते हैं, लोग इंस्पिरेशन से सीखते हैं। इतिहास की कहानियों से कोई नहीं सीखता। इतिहास की कहानियां कूड़ेदान हैं, जितने अंदर जाओगे उतना गहरा कूड़ा ही मिलेगा, कोई अच्छी बात मिलने वाली नहीं है। भविष्य के बारे में सोचें। हमें अपने समाज का भविष्य बदलना है तो कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएं? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं कि हमारा गरीब से गरीब आदमी भी अगर कोई रेडी लगाने के लिए अगर 5-10 हज़ार रुपये लेना चाहे तो उसको उतना ही पैसा मिल जाए। हमारा कोई व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का रोजगार मिल जाए। हम क्यों हर चीज सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? यह सरकार जो ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, यह सरकार जो ठाकुरवादियों के हाथ में है, यह सरकार जो वर्ण व्यवस्था वालों के हाथ में रही है, यह सरकारें जो आएंगी ये भी उन्हीं के हाथ में रहेंगी। ये मान के चलिए। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम ये मानते हैं चूंकि सरकार संविधान के तहत बनी है तो ये वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार अगर सरकार में अगर अशोक भारती की भी सरकार बन गई तो वो सरकार भी वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाली बनेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी रहेगी। ये हमें समझना है। तो इसलिए अगर हमें अपने तरक्की के रास्ते बनाने हैं तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए हमें इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे।